समारोह के अध्यक्ष गणानंद जी साहब, हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे मंत्री गोविंद राम मेघवाल जी, परिणाम यादव साहब, श्रीमती ममता भूपेश जी, खिलाड़ी गहलोत साहब, आपके संगठन के अध्यक्ष आदरणीय भजनलाल इंदोलन, बी.एल. गहलोत साहब, मुनीश गुजर, हमारे मेयर साहिबा, मदनलाल यादव, यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह जी यादव, भगवंत जी सैनी, पूर्व विधायक और तमाम यहाँ उपस्थित जो यहाँ हमारे कार्यकर्ता भी है, नेता भी है, चाहे SC के हो, ST के हो, OBC के हो, माइनॉरिटी के हो। आपने एक नया प्रयोग किया है कि आप ज्योतिबा फुले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के कार्यक्रम को एक साथ मनाने का फैसला किया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, क्योंकि आप 2-3 घंटे बैठे हुए हैं, तो महात्मा ज्योतिबा फुले की, सावित्रीबाई फुले के बारे में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपने उनके विचार सुने, उनका क्या व्यक्तित्व था, क्या योगदान था, और सुनते आए हमेशा लंबे समय से। अब जो दिन बात की है, अभी मेरे पूर्व में जूली साहब कह रहे थे कि सब बातें कह दी गई और उसको हम अपने तरीके से वापस रिपीट नहीं करते हैं, याद दिलाने के लिए, एक संकल्प लेने के लिए। हर जयंती पर संकल्प लिया जाता भाई हाँ मुझे भी उस रास्ते में चलना चाहिए जो बाबा साहब ने बताया था, या जो ज्योतिबा फुले ने उस जमाने में शिक्षा के माध्यम से क्रांति करके रास्ता दिखाया था। शिक्षा के बगैर जीवन अंधेरा है और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि यहाँ पे प्रयास, अच्छा प्रयास है। और अभी मैं जब आ रहा था तो मुझे बताया गया कि आज ज्योतिबा फुले के जयंती के उपलक्ष्य में BBC जो है वो अपना चलाती है ऑनलाइन पोर्टल। आज मोबाइल फोन के ज़माना है, दुनिया मुट्ठी में है, पूरा ज्ञान आपके गूगल्स में और मोबाइल में भरा पड़ा है। ये राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर का भी और मोबाइल का देख रहा था। तो ये BBC की रिसर्च करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबा साहब की 14 तारीख को भी शायद पूरा रिसर्च करके वो दुनिया को बताएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, क्या उनका योगदान है। तो उनके एक कोट में पढ़ के सुनाता हूँ आपको, विद्या का क्या महत्व है। उन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में, जो मराठी थे, शेतग्याच्या आशु पुस्तक का नाम था, शिक्षा के लिए लिखा उन्होंने, विद्या बिना मति गई। आप समझे तो मति क्या होती है? आप ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई। जब मति नहीं तो नीति नहीं बना पाओगे, और नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गया। मतलब पानी से नहीं होगा, अगर गति नहीं होगी, आपकी स्थिति खराब रहेगी तो आप गरीब रहेंगे। और वित्त बिना शूद्र गए, इतनी गरीबी जो शूद्रों होती है और बढ़ जाएगी। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। ये सारे जो अनर्थ है खाली अविद्या, मतलब शिक्षा नहीं होने के कारण से संभव हुए। इतनी बड़ी भावना उस 100 साल पहले अगर ज्योतिबा फुले संदेश दे रहे हैं
कि उसे कौन पूछता था एससी को, एसटी को, गरीब आदमी कौन पूछता था ओबीसी को। सदियों से जो स्थिति बनी उनके आधार भी मैं कई बार बोलता हूँ, आप सुनते होंगे कि छुआछूत की भावना, घोड़ी से दिल उतार देने की भावना, ये आज आजादी के 70 साल के बाद में भी कैसे किसी के दिमाग में आ सकती है कि मानव मानव के बीच में भेद करो। इससे बड़ा मानवता में कल्याण क्या हो सकता है। तो आप सोच सकते हो कि लंबा सफर तय करते करते आप यहाँ तक आए हैं, क्योंकि आजादी के साथ में डॉक्टर अम्बेडकर साहब संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, महात्मा गांधी का सानिध्य था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद उस वक्त के दिग्गज नेता थे, जिन्होंने संविधान बनाते वक्त ध्यान रखा कि किसी में भेदभाव नहीं हो, किसी वर्ग में, जाति में, धर्म में, स्त्री पुरुष में। उसी से देश आज चला रहा है। 70 साल के बाद में भी हम लोग देश पर से एक अखंड है, पूरा देश एक है। और उसके लिए त्याग बलिदान बहुत हुए। आजादी के पहले भी किस प्रकार से जेलों में बंद रहे थे, कुर्बानी दी, लाठे खाए, गोले खाए, चंद्रशेखर हो या भगत सिंह आजाद हो, चंद्रशेखर आजाद हो या भगत सिंह हो, क्या क्या नहीं हुआ देश के अंदर। और आजादी के बाद में इंदिरा गांधी जैसी महान नेता परमाणु विस्फोट के पोखरण के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आप बताइए कि उनका सीना छलनी कर दिया गया। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने जान की बाजी लगा दी। राजीव गांधी शहीद हो गए, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बेन सिंह शहीद हो गए, पर उन्होंने आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया पंजाब। आज खालिस्तान नहीं बन पाया वहां पर। एक वकन रहा तो बहुत बड़े व्यक्तियां हुए। पर 70 साल के बाद में हम देखें जातियों और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। अभी जो माहौल देश में है उससे मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि संविधान का अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी, लोकतंत्र खतरे में होगा, तो सबसे ज्यादा तकलीफ होगी किसी को, तो ये बैठे हुए लोग हैं, हम सब लोगों को होगी। गरीब को मार देनी पड़ेगी। कानून का राज रहना चाहिए, तभी न्याय मिलेगा। हमने प्रयोग किया अभी सरकार मंत्री FIR कंपल्सरी किया। मैंने जानता था कि इससे संख्या बढ़ेगी। थानों के अंदर जो स्थिति थी पहले, सुबह होती नहीं थी, कोई भला आदमी चला जाता तो भगा देते थे उसको, तो डर के मारे जाते नहीं थे लोग। अन्याय हो, अत्याचार हो, उत्पीड़न हो, कोई बलात्कार हो जाए तो जाएंगे, बेइज्जती भी होगी, FIR दर्ज होगी भी नहीं, और परिवार की बेइज्जती अलग होगी। आज इतना बड़ा फैसला कंट्री में कहीं नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे कि FIR को अनिवार्य कर दिया गया थाने में दर्ज करना। अगर थाना नहीं करेगा तो SP का ऑफिस में होगी जरूर, ये कर दिया। कल मैं बीकानेर SP को पूछ रहा था वहां पर, ये आपका क्या फीडबैक है, क्योंकि पहले 15-17 जगह शिकायत आई थी कि थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो दर्ज करनी पड़ी SP यहाँ पर, तो थानेदार के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। अब थानेदार भी समझ गया कि FIR दर्ज करनी पड़ेगी, कम से कम रिकॉर्ड में हो कि ये जुर्म हुआ है और रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो सटीक भी इसकी मॉनिटरिंग होगी। और उसी कारण है कि संख्या भले बढ़ो और कम से कम हिम्मत हुई है FIR दर्ज करने की, न्याय मिलने लगा है। और मुझे आंकड़े बताए गए कि जिस प्रकार से ये फैसला हमने किया है उसके कारण से अभी तक आप बताइए कितनी घटनाएं रोज अखबार पढ़ते हैं, कई रेप हो गया, अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया। इस एक फैसले से पहले थाने में सुनवाई होती नहीं थी, लोग कोर्ट में जाते थे, और 156(3) के अंतर्गत
आदेश जारी करवाते थे कोर्ट से थानों के अंदर, आप इनकी जांच करोगे कोर्ट से। ऊपर 33.4% था, अब सिर्फ कोर्ट में जाके एफआईआर दर्ज करने वाले सिर्फ 16 पॉइंट रह गए। पहले महिलाओं पे अत्याचार हो गया तो अत्याचार महिला पे होता है तो ज्यादा गरीबों पे होता है, दलितों पे होता है। पहले उसकी अनुसंधान तफ्तीश करने में 274 दिन लगते थे। 274 दिन किसे कहते हैं? अब 79 दिन में तफ्तीश पूरी हो जाती है। हमने सब थानों में स्वागत कक्ष बनवाए हैं। कम से कम आदमी लगे स्वागत कक्ष बना तो कम से कम तो वहाँ काम करने वालों को संकोच भी होगा, भाई गए इनको इज्जत तो दो कम से कम, कि स्वागत कक्ष नाम लिखा हुआ है। 90 थानों बन चुके हैं स्वागत कक्ष। बैठाओ, कम से कम पानी पिलाओ। जब तक कोई मुलजिम साबित नहीं हो जुल्म, तब तो कायदा मुलजिम है। फरियादी भी जाते हैं वहाँ पे, तो फरियादी भी सुनवाई नहीं हो तो क्या होगा? तो उसके लिए स्वागत कक्ष ये भी नया प्रयोग। और 3 साल के अंदर आप देखिएगा, 3 साल में पॉक्सो जो रेप करते हैं बच्चियों के ऊपर, 3 साल में इतनी मॉनिटरिंग की गई है कि 7 कुत्तों की फांसी की सजा और 137 को हुआ है आजीवन कारावास 3 साल के अंदर। बड़ा छूट जाते थे, सब एक हफ्ता बोल रहे थे कि इनके दर्द होते बाद कुछ हुआ नहीं। ईरान पर ही बैठे हैं पुलिस के, हमारे डीजी साहब जानते हैं कि क्या क्या होता है पुलिस के अंदर। और 1 साल में 2020 के अंदर देश में राष्ट्रीय स्तर पर 28% अपराध हुए हैं, बड़े बड़े हैं। और राजस्थान में 14.46% कम हुआ है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं। ये आंकड़े हमारे नहीं है, जो राष्ट्रीय सरकार, भारत सरकार की जो किताब निकलती है उनके आंकड़े हैं। पर फिर भी विपक्ष वाले आप बताओ क्या क्या बोलते हैं कि बात तो मैंने इसलिए कह दी कि अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर ही होती है। तो मैंने कहा कम से कम हमें जानकारी रखनी पड़ेगी कि कैसे हम लोग, अब समय आ गया कि बड़ा जंप करें और शिक्षा से हो सकता हो। कंप्यूटर हो गए, मोबाइल फोन हो गए, तो मैं हर जगह जाता हूँ, ये कहता हूँ जातिवाद कितने ही फैला दो, बात कर लो, जाति मीटिंग कर लो, वो जाति आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक कि वो जाति शिक्षित नहीं होगी। तो परिवार हो, कोई जाति जिसमें शिक्षा है। आजकल जमाना बदल गया, 21वीं सेंचुरी है। बड़ी बड़ी कंपनी IT की आ गई है, तनख्वाह दे दी 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख ऐसी तनख्वाह मिलती है। बच्चे जा रहे हैं होशियार, घर में बच्चे छोटे होते हैं, उन्होंने भी, वो भी मोबाइल में होशियार हो जाते हैं। हमसे ज़्यादा होशियार वो हैं आजकल। आप देखते हो घरों के अंदर फटाफट मोबाइल देख लेते हैं। इसलिए मैंने कहा आपको कि ये इतना शिक्षा का मामला हो गया है, इसको हमें देखना पड़ेगा हम कैसे समाज को आगे बढ़ाएं। शिक्षा और शिक्षित व्यक्ति है तो जुल्म करने की जो संभावना कम हो जाती है। जो जुल्म आप किस प्रकार से होते हैं आप देखते हो, घोड़ी से उतारते, ये कोई कम बात है क्या? छुआछूत की भावना आज भी गाँव में अलग बैठाते हैं, मीटिंग होती तब लोगों को क्या बीतती है, आप मेरे कुछ जाते होंगे साथ में। इसलिए समय है कि हम लोग कैसे एकजुट रहें, कैसे जो महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है उन्होंने भुगता बहुत है। बताया अभी सावित्रीबाई फुले को किस प्रकार से तंग किया गया जब वो शिक्षिका बन गई तब। बाबा साहब अम्बेडकर की स्थिति क्या थी, कैसे घर में थी स्थिति, किस प्रकार से वो नौकरी गए, किस प्रकार से विदेश गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, जहाँ भी गए, पढ़ के आए। समाज की हालात देखी तो सब कुछ छोड़ करके समाज के अंदर क्रांति करने लग गए। शिक्षित बनो, संगीत बनो, आगे बढ़ो, जो भी एक उन्होंने भावना रखी जो आज भी घूरती है कानों के अंदर। ये बातें सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बजट में तो बहुत कुछ किया गया है और
ठीक आ गया। इतना शानदार बजट पिछला था, जब कोरोना आया 1 साल हो गया था, तो लोगों ने कहा कोरोना के अंदर लॉकडाउन हुआ तो बजट क्या पेश हो पाएगा। उस वक्त भी बजट बहुत शानदार था, विपक्षी पार्टी कुछ बोल नहीं पाई उसमें। हमने 123 कॉलेज खोल दिए, उसमें 33 गर्ल्स कॉलेज खोल दिए। उस वक्त 33 गर्ल्स कॉलेज खोल दी, बात तो 30 साल और खोल दी। जहाँ 500 लड़कियां पढ़ती है कॉलेज में, स्कूल में 500 लड़की स्कूल में पढ़ रही है 11th-12th में, उसको कॉलेज घोषित कर रहे हैं। और आपको यहाँ में पसंद होगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज लड़कों में ज्यादा संख्या लड़कियां पढ़ रही है राजस्थान के अंदर से। 22 साल पहले मुख्यमंत्री बना पहली बार, तब इतनी कम लड़कियां पढ़ रही, मैं को सोच नहीं सकता। 80-80 की फिगर तो 5, 7, 10 पे थे उस वक्त। अब एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, पर उस वक्त हमने पढ़ लिया कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करो, कॉलेज स्कूल खोले, कुछ भी करें। उसके बाद हमारे बच्चे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक जाते थे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। अब तो मैं मेडिकल भी, इंजीनियरिंग भी, नर्सिंग भी, बीएड भी सब खोल दिया। तो कहने का मतलब आज राजस्थान में शिक्षा में बहुत प्रगति हुई है। IIT, IIM, IIIT, एम्स, सब कुछ हो रहा है। कॉलेज खुल रहे, कृषि विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, टेक्निकल विश्वविद्यालय खुले हैं, इतने विश्वविद्यालय खुल गए। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला राजस्थान का, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। और हमने देखा है कि उसी काम में चलेगा। अब यूक्रेन से 20,000 बच्चे आए हैं देश का, 20,000 बच्चे। इसका मतलब खाली यूक्रेन से, रशिया अभी अलग है, कजाकिस्तान अलग है, चाइना अलग है, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं यार डॉक्टर बनने के लिए। वो तो मैं मालूम ही नहीं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। पर यूक्रेन छोटा सा मुल्क है, वहां से 20,000 बच्चे वापस लौटे इंडिया के अंदर, जो पढ़ी कर रहे थे। इसका मतलब कि इस देश की 135 करोड़ की आबादी के अंदर जितनी जो डॉक्टरों की है बनना चाहते हैं, 20,000 तो छोटे मुल्क में गए पढ़ने के लिए। अब वो मेरे पास आते हैं, दिल्ली जाके होंगे, बेटा वो हमारा भविष्य क्या होगा बता। वो पढ़े हम आगे रख पाएंगे यहाँ पर। बारसगा क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हो, एक अलग विषय है। बता रहा हूँ आपको। तो ये एक जिले में एक कॉलेज खोलने का काम नहीं चलेगा। देवी शेट्टी डॉक्टर है यहाँ हृदय वाले बेंगलोर के। हमने अभी कोरोना में आपका आशीर्वाद इतना शानदार काम किया, कुछ सोच नहीं सकते। पूरे देश और दुनिया के अंदर भीड़ मोड़ा छा गया। इतना इलाज ढंग से करवाया, दवाएं फ्री थी जो और जगह नहीं थी, बेड नहीं मिल रहे थे लोगों ने, हमने बहुत व्यवस्था करी। 40,000 रुपये इंजेक्शन फ्री लगा रहे थे हम लोग। कोई भूखा नहीं सोए, मैंने कहा था तो आपने के लिए भूखा नहीं सोने दिया। कितने था तो समय वाले लोग आए, समाज के लोग आए, NGO वाला आए, सब कुछ आए। कहने का मतलब कि सब कुछ किया गया। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि बहुत कुछ हम जानते हैं और पढ़ लेंगे, उनका जीवनी पढ़ लेंगे, आप पढ़े भी हैं। सवाल ये है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, उनका फायदा गरीब तक कैसे पहुंचे। इतनी स्कीम हमने बनाई है। आपको शायद मालूम होगा, जी की बात की गई, ममता का रेट थी 10 लाख रुपये का बीमा किसी का हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हार्ट की बीमारी होती रहती है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख स्टेंट लग रहे हैं या बाईपास हो रहा है, तो आदमी कहाँ से पैसा है, अपनी जमीन जायदाद बेचता है, गहने बेचता है, उधार लेता है, क्या नहीं करता था। आज वो जाएगा, जा रहे हैं, 1 रुपया नहीं लग रहा है। अभी मेरे खुद ने, मुझे कोरोना हो गया 2 बार, तो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। पोस्ट कोविड जो है, पोस्ट कोरोना, किसी को कोई बीमारी होती है, किसी को कोई बीमारी होती है, लोग समझ नहीं पाते गाँव के अंदर, कि लोग मर जाते हैं। भाई ये तो हार्ट अटैक नहीं आया,
कोरोना के कारण से उसका इफेक्ट है हार्ट अटैक। किसी को खांसी, किसी को अस्थमा, किसी को किडनी, किसी का हार्ट। मेरे को हार्ट हो गई प्रॉब्लम। मैंने SMS में करवाया, स्टेंट लगवाया, मेरा 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। 1 रुपया खर्च नहीं हुआ मेरा। अंदर बाहर आया, सब कुछ ठीक हो गया। तो आप राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा है। पूरे प्रदेश की जनता प्रदेश अमेरिका जाते वो जमाना था, शिवचंद्र माथुर मुख्यमंत्री, बहरीन शेखावत मुख्यमंत्री, ह्यूस्टन जाते थे ये लोग इलाज कराने के लिए। वो बात छोड़ो, अभी भी बॉम्बे जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, एस्कॉर्ट में जाते हैं, 2-2 3 दिन आगे बिल बनते हैं। अब जो अस्पताल जुड़े हैं, कुछ जुड़े हुए नहीं अभी तक, ऐसा नहीं जुड़ा, मान लीजिए जुड़े हुए, वहां पर कोई जाएगा नागरिक राजस्थान का, उसका पूरा खर्चा 10 लाख तक का पूरा खर्चा मिलेगा, फ्री इलाज होगा, हार्ट का हो, किडनी का, कोई भी इलाज होगा। और हमने एक और काम किया रहता हूं मैं, IPD OPD सरकारी अस्पताल में सिर्फ। पहले हम जाते थे तो दवाई हमने फ्री की थी, पिछले टर्म में जब मैं सेकेंड टाइम मुख्यमंत्री था, दवाई फ्री करी, टेस्ट फ्री की, पर उसके बाद में भी, और पहले के वक्त में कुछ पैसा लग गया था। दवाई 900 फ्री करी, तो उसके अलावा कोई दवाई तो बाहर से मंगाता था। अब हमने अभी फैसला कर लिया, अब चाहे वो ऑपरेशन इंडोर है या आउटडोर पेशेंट है, ऑपरेशन है, कोई चीज बाहर से नहीं मंगाएगा, पूरा खर्चा अस्पताल देगा, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। नंबर 3, एक और फैसला किया। आपको मालूम है कि कई बार किडनी खराब हो जाती है, बदलानी पड़ती है, या ऑर्गन ट्रांसफर होते हैं, कोई ऑक्सीजन से मौत होती है, तो टाइम पे अगर उनके परिवार वाले एग्री करते हैं तो उसका हार्ट, उसकी किडनी, उसकी आँख, वो जाती है, हवाई जहाज जाती है, जहाँ जरूरत होती है, और वो जान बचा देती है। या कैंसर हो गया तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, लाखों रुपए लगते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, कल नागौर मैंने कहा कि भाई एक तो ये जो ज़्यादा दारू पीते हैं तो वो खराब होता है, लीवर खराब होता है। दारू पीना छिड़काओ लोगों को, क्योंकि वो लीवर सिरोसिस रहता है, और बिना दारू पिए हुए भी लीवर सिरोसिस होता है। कई लोग नहीं पीते तो भी हो जाता है। तो मैं तो अपील नहीं कर सकता हूँ कि नहीं पियो तुम लोग, सरकार का घाटा होगा तो होगा, रेवेन्यू का परवाह नहीं करेंगे हम। पर लीवर अगर खराब हो गया आपका बिना दारू पिए भी, ट्रांसप्लांट होता है लीवर भी आजकल, उसका 15-20 लाख लग जाता है। हमने भी फैसला कर लिया है 8-10 दिन पहले, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्च होंगे, 10 लाख का बीमा तो 10 लाख तक का है, तो उस मरीज के लिए 20 लाख का खर्च होगा, वो भी हम करेंगे, उनको नहीं देना पड़ेगा। अब एक बात की मैं परीक्षा लूंगा आपसे, आप तैयार हो जाइए। आप मुझे बताओ कि बातें मैं बोल रहा हूँ चिरंजीवी योजना की, ये सब फायदे मुझे पता है, इसके अलावा क्या फायदा है आपको मालूम है? किसी को हाथ खड़ा करो, अब बताइए आप। 4-5 जगह है, एक ये है, एक 2 है, 8-10 हो गया। अब आप बताइए मुझे, आप लोग नेता लोग हो भैया, अब आप बताइए मुझे
कि अगर कोई जानकारी खुद की हो जाए, आपको नॉलेज बढ़ जाए, आपकी जानकारी हो जाए, तो आप कितने गरीबों की मदद कर सकती हो। ठीक है, मेरा अनुभव कहता 22 साल पहले का, उस वक्त मैंने मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष शुरू किया था। दुनिया को नहीं मालूम, आप भूल गए, सब लोग भूल गए। उसमें भी मैंने गरीब के लिए किया था, कोई सीमा नहीं रखी थी उस वक्त। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख कितने खर्च हो, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष। आपको आश्चर्य होगा, उस वक्त भी मैं हाथ खड़े कर पाता था, और लोग बहुत कम हाथ खड़े करते थे, गाँव में भी, शहरों। तो मैं कहता था, अगर आप यहाँ 500 लोग बैठे हुए हो, अगर 500 लोग में 15, 20, 25 हाथ खड़े किए, अगर आप सबको जानकारी मिलती या जानकारी होती आपको, आप अपने गांव में या जो मिलने वालों कितने लोग भला कर सकते थे। फ्री इलाज कर रहा है मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, पर लोगों की हैबिट नहीं होती है। अब आपको मैं कहना चाहूँगा कि ये जो स्कीम है, इसको जोड़ दे, भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो चिरंजीवी योजना के अंदर जो जुड़ा हुआ है उसको 5 लाख का बीमा भी मिलेगा इसके अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो अभी बोल चाले भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं नेताओं का भाषण दे रहा हूँ। खाली कह रहा हूँ आपको समझने की कोशिश करो, इतनी स्कीमें बनाई मैं आपके लिए। अब अगर आप ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो आगे बेचारे गरीब के, अनपढ़ भी है, के नासमझ भी है, उनको नहीं मालूम पड़ता। अब हमने अम्बेडकर के नाम से अभी उद्यमी योजना शुरू करी। एमएसएमई जो है, लघु मध्यम उद्योग लगा सकते हैं, छोटे बड़े उद्योग भी लगा। किसान लगाने के लिए हमने उनको फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग से स्कीम बनाई है, वो अलग स्कीम है कृषकों के लिए। जानकारी आपको करनी चाहिए उसकी भी। और ये जो अम्बेडकर के नाम की जो योजना है, जिसमें हमने उद्यमी कैसे बनेंगे, हमारे एससी के भाई लोग आते हमारी मीटिंगों के अंदर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया हुआ एससी के लिए अलग से बनाया उन्होंने, मेरे को नाम नहीं मालूम क्या नाम था, हाँ, वो तो हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब हमने जो योजना बनाई उसमें पैकेज मिलता है, पैकेज, स्पेशल पैकेज मिलता है, जिसके माध्यम से वो आराम से उद्यम लगा सकता है। अनुदान मिलता है उसके अंदर, और एससी के लिए ज्यादा अनुदान कर दिया हम लोगों ने, एक्स्ट्रा कर दिया। ये तो आपको मालूम थोड़ा बहुत होगा, है तो मालूम है थोड़ा बहुत। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, बताओ जो आपने देखा होगा नई बात है मालूम किसी को? नहीं, बिल्कुल स्प्रिंग ऑफ साइलेंस हो गया अपना। अब मैं बताता हूँ आपको, शायद हमारी शादी हुई मालूम नहीं होगा, शायद 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 पता नहीं, मतलब मालूम है क्या? आप बताइए, हमने ये कर दिया कि ऐसे के आदमी अपेक्षा नहीं कर सकते, को बड़ी इंडस्ट्री लगा सकता है, छोटी इंडस्ट्री लगा सकता है, कि उनको जानकारी नहीं है। आज तक समाज ने उनको पीछे ही रखा है। जितने इंडस्ट्रीज है देश के अंदर, वो अमुक 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 जाते हुए होंगे, इक्का दुक्का और लोग होंगे, पर दलित वर्ग जो है, गरीब वर्ग है, वो बहुत वंचित रहा है। तो हमने ये कर दिया कि जो चाहेगा तो 25% रिको उसका पार्टनर बनेगा, रिको पार्टनर बनेगा 25%। बहुत बड़ी बात है, रिको पार्टनर बनेगा, जिससे कि पूरा इंडस्ट्री लगाने कहते हैं, जमीन कैसे लेनी है, कौन मशीन लगेगी, क्या इंडस्ट्री लगेगी, पूरा रिको के जब रिको खुद एक्सपर्ट है इसके अंदर, संस्था है इंडस्ट्री के लिए, वो खुद पार्टनर बनेगा उसका 25% का। तो आराम से वो आदमी इंडस्ट्री लगा पाएगा और सक्सेस हो पाएगा। लगाना एक बार लोन ले लिया आपने 5 लाख 10-20 लाख का, डूब गया लोन, फिर कहाँ से करोगे, कैसे भरोगे आप? तो डूबे भी नहीं और उसको एक्सपर्टाइज मिले। ये तुम कहते भी सलाह देगा तो कोई काम नहीं चल सकने का, पार्टनर बनाओ इनको, जिनको खुद पार्टनर बने उस इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा फैसला है। अब ताली आप बजा रहे हो, पर मैं कहना चाहूंगा
कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो पहले तो इसका फायदा उठाने की तरफ जाओगे ही नहीं, और आपको जानकारी है और इको वाला कॉपरेट नहीं कर रहे हैं आपको, वो बता ही नहीं रहे हैं आपको, और आपको जानकारी नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं मेरे इन्वेस्टमेंट का। आपको भी जानकारी है कि सरकार का एक फैसला बजट में घोषणा हुई है, लागू क्यों नहीं हो रहा है? तो जो आपको अधिकार दिया है असेंबली ने, उस अधिकार के आधार पर आप जाके अधिकारी से बात कर सकते हो, मांग सकते हो, तो पार्टी बन सकते हो। तो कहने का मतलब लगभग मैं जो बोल रहा हूँ आज, वो मेरा बोलने का मकसद यही है, जब तक आप ये कहते हैं नॉलेज इज पावर, आज के दुनिया में एक नया बात चली है जिसमें ज्ञान है वो भी बहुत ताकतवर आदमी है। तो ज्ञान है तो आप कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकते हो, लाभ पहुंचा सकते हो। जो बिरला ऑर्डर में आए हैं वो तो आगेवान लोग हैं, वो समझदार, जानते हैं समाज में कैसे क्या काम हमें करना है, अगुआ लोग हैं। आपकी जिम्मेदारी बड़ी बढ़ जाती, कैसे आप आगे जाके बात फैलाओ, संगोष्ठी करो, लोगों समझाओ, कुछ भी करो। तो दो चार बातें मैंने बहुत लंबी चौड़ी में 2-3-4 घंटे बोलूँ तो कम है, तो मैं खाली आपको निवेदन ही करूंगा, आप खुद ही पढ़ो लिखो और कृपा करके आप जो है इसको आप देखो। हम तो लगे हुए चिंजी योजना में 1,33,00,000 परिवार है जिनको लाभ मिला, 1,33,00,000। हमने 1,33,00,000 जो परिवार उनके महिलाओं को बनाया, हमने उसका मुखिया बनाया है, कार्ड ये बनाया है, और 1,33,00,000 हम स्मार्टफोन देने जा रहे हैं उनको, सबको स्मार्टफोन देने। वो अपना कोई शिकायत है सरकार से, कोई तरह की परिवार की जो भी शिकायत है, अस्पताल की शिकायत है, दवा की शिकायत, कोई भी शिकायत है, तो एक महिला सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा कि वो किस प्रकार से महिला का एक, सरकार ने मुझे मोबाइल फोन दिया, स्मार्ट मोबाइल फोन दिया, 3 साल का, उसमें इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी उसके अंदर। अभी जब मैं कानून पास किया है SC/ST को लेकर, बजट जो है बहुत बढ़िया, नहीं आप खुद। अभी हमने कानून पास किया है कि जो बजट है SC/ST के लिए वो खर्च करने की पद्धति क्या होगी। कानून बनाया हमने असेंबली के अंदर। आज ही सोनिया गांधी जी का पत्र मेरे पास आया मुझे बधाई देने के लिए कि आपने अच्छा काम किया। ये राजू जो हमारे AICC सेक्रेटरी हैं, इस काम को देखते हैं, उनका मैसेज ईमेल आया था, बहुत बड़ा कानून पास हो गया असेंबली में, और हमने उसके अलावा अभी 5-5 करोड़ रुपए बढ़ा दिए उनके लिए, अलग से फंड क्रिएट किया है। SC और ST के लिए 5-5 करोड़ का फंड क्रिएट किया है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पानी को लेके जल जीवन मिशन चालू है, आधा पैसा हम देते हैं, आधा पैसा सरकार दे रही, केंद्र सरकार दे रही। पर केंद्र सरकार इस रूप में अपने अप्रोच रखती है जैसे कि सब कुछ वही कर रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया वाले जो खड़े हैं सब दबाव में हैं उनके मालिक लोग जो हैं, इनकम टैक्स, ED, CBI की छापे पड़ जाएंगे, तो चाहते हुए हमें नहीं दिखा पाते, बड़े दबाव में। बड़े भले लोग हैं, देखो ना, इतने घंटों में खड़े हैं, बैठे इंतजार कर रहे कब मुख्यमंत्री बोलेगा, कब बोलेगा, कब बोलेगा, तो दबाव में है लोग। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि हमें ये सब कुछ जो है सोचना पड़ेगा किस प्रकार के हम जो योजनाएं हैं, या जीवन मिशन घर घर में जल पहुंचेगा,
राज्यों की स्थिति ऐसी नहीं होती पैसा खर्च करने की, 90% देना चाहिए था केंद्र सरकार को। आधा आधा ले रहे हैं हम लोगों से, आधा हम लगा रहे हैं। यदि पानी जैसी योजना शुरू से 90-10 था पैसा, तो जब से गवर्नमेंट आई है मोदी जी की, तब से जो 90-10 या 80-20, 60-40 होता था रेशियो धन खर्च करने का, वो सब बराबर कर दिया है। हमारी बहुत स्थिति, राज्यों की स्थिति बिगड़ गई देश के अंदर, राज्यों के पास पैसा इतना नहीं होगा। ERCP की योजना हमारी ईस्टर्न कैनाल वाली 13 जिले की योजना आपकी, टोंक से लगा करके सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, 13 जिले कवर करते, दौसा वगैरह। आप बताइए, हमने प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी यहाँ पर जयपुर में, अजमेर के अंदर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की थी वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया ने। उसने जवाब दिया, मैंने वो मेरे फेसबुक पे डाला, आपने पढ़ा होगा, देखा आपने? हाथ खड़े करो, इसमें देखो, मैं तो देखते हैं, मैंने फेसबुक देखा है मेरा, फेसबुक में लिखता रहता हूँ कुछ टिप्पणी करता रहता हूँ मैं फेसबुक पे भी, और सब मेरे हैंडल है, आप लोग यूज किया करो उसको। तो कहने का मतलब ये जो पानी की योजना बहुत बड़ी योजना है, तो ERCP की योजना 13 जिले की है, सिंचाई भी होगा उसके अंदर 2 लाख हेक्टेयर की, और घर घर पानी पहुंचेगा। उसके लिए तैयारी, राष्ट्रीय परियोजना का मतलब है भारत सरकार 16 योजनाएं ऑलरेडी परियोजनाएं देश में चल रही है। तो क्या एक योजना राजस्थान प्रदेश जो रेगिस्तानी है, जहाँ पानी नहीं है, नीचे चला गया, खारा पानी है, क्या उन राज्य के लिए एक परियोजना लागू नहीं हो सकती? और हमारे मंत्री राजस्थान के, जोधपुर के, जो बड़े बैठे जल संसाधन मंत्री, कल मैंने कहा बीकानेर में, तो इनकी इतनी औकात नहीं कि एक योजना को मंजूर करवा सके। आप मंत्री हो, अगर आप अपने मंत्रालय की एक योजना को प्रधानमंत्री जी को क्या करके, पहली बार तो प्रधानमंत्री वादा किया राजस्थान में चुनाव के वक्त में, नहीं भी करते वादा मान, और आप मंत्री बन जाते, तो क्या एक योजना को आप केंद्र सरकार से मंजूर नहीं करवा पाते हो? कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहे। यमुना की योजना, यमुना का प्रॉब्लम है, झुंझुनू सीकर के लिए पानी आ नहीं रहा है, कोई इंटरेस्ट ले। मैं जानता हूँ इंटर स्टेट में कई झगड़े होते हैं कि राज्य नहीं मानते हैं, आप इंटरेस्ट लो। इंदिरा गांधी के नाल के लिफ्ट योजना बाड़मेर, जोधपुर, पाली के जिलों की है, स्टेट गवर्नमेंट खर्च करी 1500 करोड़ रुपए। ERCP जो आपको ईस्टर्न राजस्थान मैंने बताई आपको, अब उनका इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमने फिर भी 1000 करोड़ खर्च कर दिए, अभी मैंने बजट में 9000 करोड़ रखे उसके लिए 13 जिले में, और वो राष्ट्रीय परियोजना बनाते हैं तो हम 5-7 सालों में परियोजना पूरी हो जाएगी। मैंने पता नहीं कब तक पूरी होगी, तो कोई चिंता ही नहीं हो। पानी के बगैर राजस्थान कितना भुगता है अकाल सूखे के अंदर। गायों के लिए चारे के प्रबंधन करो, पीने का पानी मनुष्य के साथ में झांडों के लिए भी करो, गायों पैसों सबके लिए। कितनी तकलीफ राजस्थान लोग हुई है, वो तकलीफ के मंत्री जी को नहीं मालूम जो राजस्थान का ही है। सीकर के रहने वाला व्यक्ति हो, उनको नहीं मालूम तकलीफ कितनी भुगतती है राजस्थान में। तो आप सोच सकते हो कि इस प्रकार के हालात है देश के अंदर, मंत्री बन गए हैं, पर मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि इनकी हैसियत नहीं जाके प्रधानमंत्री के सामने जाके खड़े भी हो जाएंगे। एक वो अमित शाह दिखता मुझे तो खाली, बाकी तो राजनाथ सिंह भले आदमी बेचारे, वो गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बना दिए गए, और बाकी तो मुझे लगता है कोई इक्का दुक्का जाते होंगे। बाकी तो लगता है सही, डर के मारे कह नहीं पाते। अरे मैं कहूँ जनता ने 25 MP दिए हैं आपको, 25 MP दिए हैं, 25 MP दिए हैं आपको राजस्थान जनता ने। क्या 25 MP के खाते में एक परियोजना ईस्टर्न कैनाल नहीं आ सकती क्या? बताइए आप, ये स्थिति इनकी है, क्योंकि ये स्थिति है। और ठीक है किसी ने कि
चुनाव होते हैं, सरकारें बनती बिगड़ती है, हार जीत होती रहती है, पर चुनाव जीतने के बाद में सरकार को गिराने का काम भी करो। खरीद फरोख्त करके 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 35 करोड़ की बातें सुनते थे हम लोग। बताइए हमारी सरकार को गिराने के लिए मुख्य किरदार अमित शाह और ये आपका क्या नाम है इसका गजेंद्र शेखावत, दो मुख्य किरदार थे। हमारी पार्टी में तोड़ करके ले गए एमएलए को, ये वही लोग थे। एक धर्मेंद्र प्रधान नाम का और एक मंत्री है, वो फिरता था बाबा गुड़गांव जाकर देखता था सब ठीक ठाक है। तो ये जब स्थिति बने मध्य प्रदेश सरकार गिरा दी हमारी। अरे कुछ तो आप लोकतंत्र में आपके यकीन है तो आप थोड़ा सब्र कर लेते। केंद्र में आप चुनाव जीत के 2 बार, आप सरकारें चुनी हुई एमएलए को खरीद रहे हो। आप बताइए खरीद के आप सरकार बदलोगे तो फिर चुनाव किस लिए होंगे? फिर हालात बड़े खराब हैं, गंभीर हैं। अब देखो अभी 1 करोड़ करोड़ के अंदर दंगा हो गया और करोड़ी मीणा जी हमारे कहते हैं पता नहीं कितना का 100 समथिंग, हाँ 195 परिवार सूची जारी कर दी। ये वहां पर पलायन करके गांव छोड़ करके। अब बताइए अब वो परिवार खुद आगे आगे जा रहे, हम तो यही बैठे हैं, कहाँ गए आप बताओ? अब रामनवमी की धूमधाम में आप बताइए गुजरात में भी यूपी में 4-5 जगह कितना अभी दंगे हो गए। तो ये अच्छी बात नहीं। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे और उनके रामनवमी के नाम पे आप बताइए कि आपने राजस्थान में तय कर रखा है। मैंने राजस्थान में आपके सबके आशीर्वाद से इस बार जो बजट पेश किया हम लोगों ने, काम कर रहे हैं, कोरोना में शानदार काम किया, चिरंजीवी योजना लेके आए हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को मानस बना है, बेटा जिंदा माई बाप होती है, क्या तो वो करेंगे सरकार किसकी बने अगली बार। पर इनको चिंता लगने लग गई कि इस बार लगता है कि दाल गलेगी नहीं। तो अभी से इनको इशारा कर दिया दिल्ली से कि 4 साल तक आप लोगों ने जो विपक्षी भूमिका निभानी चाहिए थी कांग्रेस सरकार के खिलाफ में, वो तो आप निभा नहीं पाए। आप निकम में नाकारा साबित हो रहे हो, कुछ नहीं कर पाए। अब कम से कम इस पर तो लगो, धार्मिक ध्रुवीकरण तो करो कम से कम। जितो कैसे चुनाव तुम लोग, इसलिए चिंता करते हैं। और सब में कॉम्पिटिशन है, सब नेताओं में 5-7 मुख्यमंत्री उम्मीदवार बने बैठे हैं। उसमें कॉम्पिटिशन है कौन पहले बोले। इसलिए आप देख रहे हो कि वो मंत्री ने कह दिया झूठवान तो कि मेरा बस चल गया तो मैं IPS IAS को जेल भेज दूंगा। आप बताइए, अरे झूठ तुम बोले, हमने तुम कहा नहीं तुम संन्यास लो राजनीति से। खुद नहीं कहा अजमेर में अगर प्रधानमंत्री ने नाम भी ले लिया ERCP का, ले लिया नाम, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना फिर मुख्यमंत्री छोड़े और महेश जोशी छोड़े जो कि PhD मंत्री है। अब बताइए, दोनों हमने उनका वीडियो प्रधानमंत्री महोदय का, नरेंद्र मोदी जी का वीडियो डाल दिया दोनों। इस तारीख को जयपुर में, इस तारीख को अजमेर बोले हैं। तो उसे बुकलाट के अंदर अब क्या करें? तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कह दिया IPS IAS को भेजा। वो बेचारे क्या करें? बेईमानी तुमने करी, सरकार गिराने का षड्यंत्र तुमने किया। तुम जोधपुर के MP हो और जोधपुर के MLA मैं हूं मुख्यमंत्री। तुम इतनी शर्म नहीं आई कि जोधपुर का मुख्यमंत्री बनावा क्यों मेरे को हटाऊं उसको? बताइए यार, कितना बेशर्म आदमी ये। है तो जी बेशर्म है कि अरे चले आज तो कोई भी करता है, चलो दूसरी पार्टी का जरूर है, मुख्यमंत्री जोधपुर का है। आप बताओ, ऐसे लोग बन गए, मंत्री बन गए केंद्र में जाकर के और अपना वॉइस संबोधन दे रहा है। जब पकड़ा गया ये आदमी तो हमारे OIT के खिलाफ में मुकदमा करते दिल्ली के अंदर फेस सेविंग के लिए। अरे भाई तुम पकड़े गए हो, आवाज तुम्हारी है, हमें तो मालूम है।
और तुम क्यों नहीं इसको सैंपल देते हो कोर्ट के अंदर, पुलिस के अंदर? वो सैंपल दे नहीं रहा है। तो ये स्थिति है, ऐसे लोग बैठ गए हैं। तो मैं आपको आज इस मौके पर काफी बातें मैंने कह दी है। फिर मेरी मुख्य बात यही है कि आप लोग कृपा करके, जो आप 500,000 लोग बैठे हुए हो, बीएल बैरवा साहब ने और भजनलाल जी ने जो ये मीटिंग बुलाई है, इनके मैं बहुत ही प्रभावित हुआ कि उन्होंने इस प्रकार से ये सोच सकी, किसी प्रकार से बैठ के बात करें। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कृपा करके जो उपलब्धि सरकार की है, मैं ही नहीं कहता हूँ, असत्य नहीं बोलना है, जो हमारी घोषणाएं हैं वो गरीब तो इम्प्लीमेंट हो, ये मैं एक ही मांग आपसे करता हूँ। तो आपसे अपेक्षा करता हूँ, आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप कृपा करके गरीब का भलाई के अंदर जो कर सकते हो आप लोग ये संकल्प लेके जाएं, तो अपना आप ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद है कि जो माहौल में देख रहा हूँ यहाँ पर, उत्साह देख रहा हूँ, मैं कई मीटिंगों में आता हूँ और ऐसी मीटिंगें कभी कभी होती है, और इस प्रकार मैं भी कभी कभी बोलता हूँ। धन्यवाद। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कार्यक्रम के अंत में एक निवेदन और करना चाहता हूं आपसे। हमने आज एक महाराष्ट्र से गायक कलाकार बुलाया है और वो 5